नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका क्राइम फाइल्स भारत पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बाहुबली नेता, मध्य प्रदेश के बाहुबली नेता, उनके कुकर्म और उनके राजनीतिक वंश के पतन की दास्तां। ये कहानी है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की, एक ऐसा इलाका जहां कभी आतंक और प्रभाव से घिरा एक राजनीतिक वंश बेखौफ राज करता था। लेकिन 21 साल की एक मासूम फैशन डिजाइनिंग छात्रा वसुंधरा बुंदेला की निर्मम हत्या के साथ ये पूरा का पूरा साम्राज्य ढह गया। इस घटना ने न केवल एक शक्तिशाली पूर्व विधायक, उसकी आपराधिक विरासत और उसके भयानक कारनामों को उजागर किया, बल्कि अवैध गतिविधियों पर राजनीतिक लीपापोती की एक बेहद भयावह और डरावनी कहानी भी उजागर कर दी। तारीख थी 11 दिसंबर 2009। भोपाल के रतनपुर रोड के पास गुर्दी घाट के शांत और वीरान इलाके में रेलवे पटरियों के पास पुलिस को एक बोरे में बंद युवती की लाश मिली। लाश भयावह तरीके से गोलियों से छलनी थी। ये लाश ऐसी हालत में थी कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बाद में इस पीड़िता की पहचान वसुंधरा बुंदेला के रूप में हुई। और चौंकाने वाली बात ये थी कि ये लाश, ये युवती पूर्व विधायक अशोक वीर विक्रम सिंह, जिन्हें इलाके में भैया राजा के नाम से जाना जाता था, उनकी नातिन थी। वसुंधरा ने हाल ही में इंदौर में गर्भपात कराया था और भोपाल के एक गर्ल्स हॉस्टल में, छात्रावास में वो रह रही थी। उसके पोस्टमार्टम से ये साफ हो गया था कि सिर में गोली मारकर हत्या की गई है और हत्या से पहले इस युवती को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था, तड़पाया गया था। जैसे ही ये खबर वसुंधरा के परिवार तक पहुंची, उसकी मां और बहन ने बिना किसी देरी के सीधे भैया राजा पर शक जताया। उन्होंने वसुंधरा के साथ भैया राजा के अनएक्सेप्टेबल यानी अस्वीकार्य और अनाचारण पूर्ण व्यवहार का खुलासा भी किया। वसुंधरा ने एक बार अपनी मां को बताया था कि भैया राजा ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश की थी और हमेशा उससे प्राइवेट यानी कि निजी तौर पे मुलाकातों के लिए उसको फोर्स करता रहता था, उस पर जोर डालता रहता था, जबरदस्ती करता रहता था। जबकि वसुंधरा के पिता मृगेंद्र सिंह बुंदेला, जो खुद एक वकील थे, उन्होंने कई बार अदालत में इसी भैया राजा पर चल रहे आपराधिक मामलों में उसका बचाव किया, उसके लिए वकालत करी। लेकिन उन्होंने कभी भी सपने में ये नहीं सोचा था कि भैया राजा अपने ही परिवार की एक सदस्य को निशाना बनाएगा। वसुंधरा को आखिरी बार इंदौर से लौटने के बाद भैया राजा की एक गाड़ी में जाते हुए देखा गया था। जब पुलिस भोपाल में भैया राजा के यशोदा विहार स्थित बंगले पर पहुंची तो वह बंद पड़ा हुआ मिला उन्हें। वहां ताला लगा हुआ था। पुलिस ने आस पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि भैया राजा और उनका बेटा उसी सुबह जल्दी उठकर शहर छोड़कर निकल गया है। इस जानकारी ने पुलिस का शक और गहरा दिया और यकीन में बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये भैया राजा है कौन? कौन था ये भैया राजा? इनका असली नाम था अशोक वीर विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा। इनके ऊपर आपराधिक आरोप लगना कोई मतलब नई बात नहीं थी, मामूली बात थी। हकीकत यह थी कि लंबे समय तक भैया राजा का नाम हत्या और आतंक का पर्याय बना रहा था। मतलब इनकी पहचान ही आतंक से होती थी। कहा जाता है कि अशोक वीर विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा रॉबिनहुड और सुल्ताना डाकू को अपना आदर्श मानते थे और उनके लाइफस्टाइल से काफी हद तक ये इन्फ्लुएंस थे। भैया राजा एक 6 फुट से ज्यादा लंबी की शख्सियत थी। भैया राजा असल में एक कायर बलात्कारी थे। हकीकत में देखें तो ये एक
विशियस मिक्सचर था। मतलब भैया राजा को भैया राजा बनाने के लिए काफ़ी सारे चीज़ों का एक मिश्रण था, एक कॉम्बिनेशन था। एक खूंखार बाहुबली बनाने में इसको सिस्टम का काफ़ी एक बहुत बड़ा हाथ था। जैसे कि मददगार मीडिया थी इसमें, बुंदेलखंड के लोकल ठाकुरों का डोमिनेंस था, वहाँ पे वो भैया राजा को साथ देता था। कास्ट पॉलिटिक्स थी, जातिवाद राजनीति थी और एक घोर अवसरवादिता भी थी, जिसने भैया राजा जैसे एक लंपट अपराधी को बुंदेलखंड के आतंक में बदलने की पूरी साजिश रची थी। 15 दिसंबर को भैया राजा को उनके अनगिनत पापों की सजा मिल ही गई। कभी बुंदेलखंड में आतंक का पर्याय रहे, 2 बार विधायक रहे, इस व्यक्ति की भोपाल के एक हॉस्पिटल में ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। वह अपनी नातिन और फैशन डिजाइनिंग की छात्रा वसुंधरा बुंदेला की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। भैया राजा ने वसुंधरा का यौन शोषण किया था और वसुंधरा को गर्भपात के लिए मजबूर भी किया था। कम से कम 1 दर्जन हत्याओं और असंख्य बलात्कारों के आरोपी को आखिरकार पकड़ने में प्रशासन को और भैया राजा के दुश्मनों को 40 साल से भी ज्यादा लग गए। किस्मत का फेर देखिए, ये दुश्मन उसकी आखिरकार अपनी नातिन ही निकली, जिसने उसका सर्वनाश किया, जिसको भैया राजा ने 11 दिसंबर 2009 को गोलियों से छलनी करवा दिया था। भोपाल में मिसरौद जिले के पास रहस्यमय परिस्थिति में ये लाश युवती की पड़ी मिली थी। जरा सोचिए, भैया राजा का इलेक्शन कैंपेन, उसका मेन स्लोगन होता था, मोहर लगेगी हाथी पर वरना गोली पड़ेगी छाती पर, लाश मिलेगी घाटी पर। बेशक इस नारे को स्वयं भैया राजा ने ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन वो अपने सपोर्टर्स द्वारा बनाया गया ये जो स्लोगन था, इससे अंदर ही अंदर काफी खुश रहते थे। एक उनका रौब जमा रहता था, एक डर बना हुआ था। क्या गुंडई रही होगी भैया राजा की, ये सोचिए। ऐसा सुना गया है कि भैया राजा अपने दुश्मनों को मारकर उनके शवों को अपने निजी तालाब में, जहां पर उन्होंने पालतू मगरमच्छ पाले हुए थे, वहां फेंकवा देते थे। जैसे ही पन्ना जिला कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट के पद पर भैया राजा का नॉमिनेशन हुआ, नामांकन हुआ, तो ये सुनते ही तुरंत बैंक के जितने भी लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज थे, जो डिफॉल्ट किया हुआ था लोगों ने, जितने भी डिफॉल्टर्स थे, उन्होंने वापस लाकर बैंक को सारे पैसे लौटा दिए। 100% रिकवरी करवा दी कोऑपरेटिव बैंक की भैया राजा ने। भैया राजा अपने किले में जहां वो रहते थे, वहां पर बड़े बड़े अजगर भी पालते थे और अपनी हवस मिटाने के लिए जो औरतें मना करती थी, उन औरतों को उन अजगरों के हवाले कर दिया करते थे। बड़े बड़े सांप थे। भैया राजा की नैनीताल के एक फार्म हाउस में तत्कालीन गृह मंत्री, यानी उस वक्त जो गृह मंत्री थे सरदार बूटा सिंह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके एक रिश्तेदार की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी हुई नैनीताल में। कथित तौर पर भैया राजा ने ये मर्डर नहीं किया था, बल्कि उनके ड्राइवर ने ये हत्या करी थी। बाद में पता चला कि भैया राजा और मारे गए सिख के बीच शराब के नशे में कुछ झगड़ा हुआ था, झड़प हुई थी, जिसके बाद उस सिख ने भैया राजा को जमीन पर पटक दिया था। और इसी गुस्से में भैया राजा ने तुरंत अपने ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि इस सिख को गोली मार दो, शूट कर दो, और तुरंत भैया राजा के ड्राइवर ने उसको गोली मार दी। हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने भैया राजा की आतंक की कहानी को एक नेशनल लेवल पर स्पॉटलाइट पर, यानी कि सुर्खियों में ला दिया था। तत्कालीन गृह मंत्री कैप्टन जयपाल सिंह ने उन्हें रायपुर जेल ट्रांसफर कर दिया। हालांकि सबूतों के अभाव में यह मामला ज्यादा दिन तक टिका नहीं और भैया राजा को बरी कर दिया गया। लेकिन इस मामले ने नेशनल लेवल पर, यानी राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी एक अच्छी खासी बदनामी करवा दी थी। उस वक्त के एक पॉपुलर मीडिया या मैगजीन कह लीजिए या अखबार कह लीजिए, माया के मध्य प्रदेश संवाददाता सुधीर सक्सेना, के जी गुप्ता और
उनके जैसे कई लोग आगे बढ़कर भैया जी की प्रशंसा करने लगे। भैया राजा को रॉबिन हुड और सुल्ताना डाकू का एक मिश्रण बताया जाने लगा। कैप्टन जयपाल सिंह को लगा कि उन्होंने अपनी चुनावी हार का बदला ले लिया है भैया राजा से। वहीं भैया राजा खुश थे कि राज्य, स्टेट और नेशनल लेवल पर जो मिथ मेकिंग मशीन है उनके लिए, उनके फेवर में काम कर रही है। जो ये मीडिया काम कर रही है, उनका एक मिथ बनाया जा रहा है खूंखार बाहुबली का, जो कि भैया राजा के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। जब वो जेल में थे तब उनकी दोनों पत्नियों ने पवई विधानसभा क्षेत्र में अपने सुहाग के लिए उनके नाम पर वोटों की भीख मांगी लोगों से। और विडंबना देखिए कि मतदाताओं ने उनको हंसते हंसते आराम से भीख भी दे दी वोटों की। 1990 के विधानसभा चुनाव में भैया राजा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। विधानसभा में पहुंचते ही उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, पॉलिटिकल एम्बिशंस परवान चढ़ने लगे। उनके लिए राजनीति अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रशासन को वश में करने का एक उपयोगी हथियार बन गया। यानी कि पॉलिटिक्स को अपने लिए, अपने इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक वेपन की तरह भैया राजा ने खूब इस्तेमाल किया। उस वक्त भैया राजा की पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मुकेश नायक के साथ पुरानी दोस्ती राजनीति में काम आई। इसके अलावा भैया राजा पहले से ही बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के सत्तारूढ़ दल के अधिकांश ठाकुर नेताओं और विभिन्न राजाओं के साथ संबंध बनाए हुए थे। उनका पूरा सपोर्ट था भैया राजा को। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भैया राजा से एक गुप्त दूरी बनाए रखते थे। पब्लिकली वो सामने नहीं आते थे, लेकिन अंदर खाते वो भैया राजा की क्रिमिनल एक्टिविटीज को अलाउ करते थे। कोई रोक टोक नहीं करते थे। मतलब कि एक तरह से पूरी सपोर्ट थी भैया राजा को प्रशासन की। वास्तव में भैया राजा पन्ना जिले के सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में अपने चुनाव का श्रेय भी अपने मजबूत ठाकुर संबंधों को देते थे। वे 20 पॉइंट्स एक प्रोग्राम कमेटी के मेंबर भी थे, लेकिन बाद में मोतीलाल वोरा ने उन्हें इस कमेटी से हटा दिया। जब नैनीताल हत्याकांड थोड़ा लाइमलाइट में आया तब हटा दिया। जब मोतीलाल वोरा पहली बार विधायक के रूप में शपथ लेने के लिए भोपाल आए थे तो भैया राजा ने अपने सपोर्टर्स के साथ विशाल जुलूस निकाला उनके स्वागत में, और वो भी हाथी पर सवार होकर प्रसिद्ध बिरला मंदिर तक वो गए अपने सपोर्टर्स को लेके, पूरा जमावड़ा लेकर। हालांकि समय ने भैया राजा का साथ नहीं दिया। शासन बदल चुका था। पटवा सरकार ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई। पटवा सरकार भाजपा की सरकार थी और भाजपा ने भैया राजा पर कोई दया नहीं दिखाई। भाजपा सरकार में तत्कालीन छतरपुर एसपी सरबजीत सिंह ने भैया राजा के तालाब के बीचों बीच का अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया, जो कि एक तरह से छोटा सा किला था। ये भैया राजा की शक्ति पर बड़ा हमला था, बड़ा प्रहार था, जिसे भैया राजा 3 दशकों यानी कि 30 सालों से कुटिलता पूर्वक एक कनिंगली तरीके से मजबूत करके खड़ा हुआ था। जैसा कि किस्मत में था, दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद मुद्दे पर पटवा सरकार, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट थी, बर्खास्त कर दी गई। अगला चुनाव दिसंबर 1993 में हुआ था। चूंकि भाजपा शासन में भैया राजा की माफिया गतिविधियों को गहरा धक्का लगा था, इसलिए उन्होंने मुकेश नायक को पवई सीट से चुनाव लड़ने दिया। मुकेश जीते और दिग्विजय सिंह अर्जुन सिंह की कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल में मंत्री बने। दिग्विजय सिंह भैया राजा को सार्वजनिक रूप से अपने से दूर ही रखते थे। बहुत जल्द एक बड़ी पुलिस टुकड़ी ने भैया राजा के बंगले को खाली करवाया। बुंदेलखंड का तथाकथित आतंक स्टेट की ताकत के सामने एक दयनीय साबित हुआ। 5 साल बाद भैया राजा फिर से चुने गए, इस बार समाजवादी पार्टी से टिकट पर। उनकी भूमिका दिग्विजय सिंह सरकार को
समर्थन करने की दी गई थी। भैया राजा की मुसीबत तब शुरू हुई जब दिसंबर 2003 में उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को हरा दिया, उनकी जगह ले ली। ये उग्र साध्वी बुंदेलखंड की सबसे मजबूत लोधी नेता थी और वो भैया राजा के प्रति गहरी नापसंदी और नफरत रखती थी। शिवराज सिंह चौहान ने उनकी जगह ली। इस राजनीतिक उठापटक के दौरान भैया राजा को अपनी राजनीतिक साख को कुछ हद तक बढ़ाने के लिए उन्हें अगले चुनाव तक का इंतजार करना पड़ा और वो तब तक शांत रहा कुछ दिन। उनकी पत्नी आशा रानी ने 2008 का विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर बिजावर सीट से जीता। आशा भैया राजा की दूसरी पत्नी थी। एक साल बाद कानून के लंबे हाथों ने आखिरकार भैया राजा को पकड़ ही लिया जब वसुंधरा बुंदेला की हत्या का रहस्य उजागर हुआ। उन्हें छतरपुर से गिरफ्तार किया गया और 2013 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एक साल के भीतर ही भोपाल के एक अस्पताल में भैया राजा की मृत्यु हो गई। भैया राजा के आतंक की घिनौनी गाथा बुंदेलखंड की सामंती संस्कृति से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। वो गहरवार गांव से थे और बुंदेला राजपूत परिवार के वंशज भी थे। उनका परिवार शिक्षित था। उनके एक बड़े भाई इंद्रजीत विक्रम सिंह डीआईजी के पद से रिटायर हुए थे। उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन राजा भैया की तरह भैया राजा को भी अपने आपराधिक गतिविधियों के लिए पारिवारिक समर्थन पूरा का पूरा प्राप्त था। 80 के दशक तक अर्जुन सिंह के शासन की बदौलत मध्य प्रदेश में ठाकुर एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बन गए थे। अपराध और राजनीति के कॉम्बिनेशन यानी मिश्रण ने भैया राजा के आतंक के राज को कायम रखा। उन्हें साहसी से ज्यादा क्रूर माना जाता था। कहा जाता था कि उन्होंने अपनी सभी हत्याओं का श्रेय अपने गिरोह के सदस्यों को दिया, लेकिन महिलाओं के साथ बलात्कार करने में वो एक निर्दयी और लोभी था। 1980 के दशक में एक जमीन विवाद में हुई पहली हत्या के बाद भैया राजा का ये खूंखार बाहुबली होने का रूप सामने आया। वहीं से बनना शुरू हुआ उनकी भूमिका। स्थानीय लोगों ने बताया कि भैया राजा ने अपने जल महल में अजगर और मगरमच्छ पाले हुए थे। कहते हैं कि वो इसका इस्तेमाल अपनी विरोधियों को सबक देने के लिए करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार जो महिलाएं उसकी मर्जी के खिलाफ जाती थी उन्हें अपने पालतू सांपों के साथ कमरे में बंद कर देता था वो वहां पे। ये सुनकर रूह कांप जाती है। 1990 में उसने पवाई सीट से चुनाव लड़ा और जीत गया और फिर 1996 में वो जेल के अंदर से भी चुनाव जीत गया। आज भी बुंदेलखंड में भैया राजा का नाम एक डरावनी कहानी की तरह याद किया जाता है। वे छतरपुर जिले के पवई से पूर्व विधायक यानी एक्स एमएलए था और कई बार विधायक चुना गया था। उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इमेज एक बाहुबली नेता और बुंदेलखंड के आतंक के रूप में थी। भैया राजा के खिलाफ 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से एक मामला 2007 में उसकी घरेलू सहायिका यानी कि उसकी मेड तिज्जीबाई की आत्महत्या का भी था। उसे और उसकी पत्नी को, आशा रानी सिंह, दोनों को इसकी मेड की आत्महत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई थी। 1992 में मध्य प्रदेश पुलिस ने भैया राजा के कुख्यात जल महल स्थित आवास को ध्वस्त कर दिया था, जहां कथित तौर पर मगरमच्छ और अजगर रखे गए थे। आपराधिक इतिहास के बावजूद भैया राजा को बड़े राजनीतिक संरक्षण मिले हुए थे, लेकिन 2009 में भैया राजा की नातिन वसुंधरा बुंदेला की हत्या ने उसके पूरे साम्राज्य को अंदर से हिलाकर रख दिया। वसुंधरा ने भैया राजा के यौन उत्पीड़न की शिकायत कर दी ऑफिशियली। भैया राजा ने शुरुआत में सभी आरोपों से इंकार करते हुए पब्लिकली यानी सार्वजनिक रूप से पुलिस वालों का मजाक भी उड़ाया था और पुलिस वालों को बोला, क्या मैं इतना मूर्ख हूं जो ऐसा अपराध करूं
जबकि आज की डेट में कोई भी इसे मात्र 25,000 रुपए में करवा सकता है। ये सिर्फ उसकी एक चाल थी। इसके बाद उसने अपने ड्राइवर भूपेंद्र सिंह उर्फ हल्के के जरिए वसुंधरा की हत्या करवा दी। भैया राजा ने वसुंधरा की हत्या का दोष अपने ड्राइवर भूपेंद्र सिंह उर्फ हल्के पर मढ़ने की कोशिश करी और वसुंधरा के साथ उसके अवैध संबंधों का भी आरोप लगाया। लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ में, इंटेरोगेशन में भूपेंद्र टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कबूल कर लिया कि भैया राजा ने ही आदेश दिया था यशोदा विहार वाले आवास पर वसुंधरा की हत्या करने का। पूरी प्लानिंग ये थी कि वसुंधरा के शव को रेलवे ट्रैक पर रखकर इस हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया जाएगा। लेकिन शायद भैया राजा के गुर्गे घबरा गए और जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए उन्होंने शव को बोरे में भरकर वहीं ट्रैक के पास ही छोड़ दिया और वहां छोड़कर वो भाग निकले। भैया राजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती होने की भी कोशिश करी, जैसा कि आमतौर पर क्रिमिनल्स करते ही हैं। लेकिन डॉक्टरों ने उसे स्वस्थ घोषित कर दिया और अंततः 20 दिसंबर 2009 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से ठीक पहले उसने खुद को निर्दोष बताने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात करी और कथित तौर पर भाजपा और कांग्रेस सहित कई शीर्ष और बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने इस मामले में इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप करने की बड़ी कोशिश करी। लेकिन इसके बावजूद भोपाल के डीआईजी अशोक अवस्थी और आईजी शैलेंद्र श्रीवास्तव ने दबाव का सामना किया और न्याय की मांग करी। वसुंधरा के माता पिता ने भैया राजा की तरफ से बदले की कार्रवाई के डर से पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग करी। उनकी मां ने यह भी खुलासा किया कि आशा रानी ने, जो भैया राजा की पत्नी थी, उन्होंने वसुंधरा मामले में भैया राजा का नाम हटाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया। एक एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, व्यापक जांच और 56 विटनेस यानी 56 लोगों की गवाही के बाद आखिरकार अदालत ने भैया राजा को और उसके 4 साथी भूपेंद्र सिंह उर्फ हल्के, रामकिशन उर्फ छोटू लोधी, पंकज शुक्ला उर्फ मातन शुक्ला और अभिमन्यु पाठक उर्फ अब्बू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वसुंधरा की हत्या की साजिश छतरपुर के रतनगढ़ी में रची गई थी। 2011 में कोर्ट ने भैया राजा को उम्र कैद की सजा सुनाई। फिर 15 दिसंबर 2014 को भैया राजा को ब्रेन हैमरेज हुआ जब वो भोपाल सेंट्रल जेल में बंद था और 4 दिन बाद 19 दिसंबर 2014 को जेल में ही भैया राजा की मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव घरवार में किया गया। उसकी पत्नी आशा रानी सिंह, जो खुद एक भाजपा विधायक थी, वो भी उसकी मौत के बाद राजनीति से गायब हो गई। ये मामला क्षेत्रीय भारत, रीजनल इंडिया में क्राइम और पॉलिटिक्स यानी अपराध और राजनीति के बीच एक सिनिस्टर नेक्सस जिसको कहते हैं, उसको उजागर करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी किंग मेकर कहा जाता था, जिसने चुनावों में हेराफेरी करी, वोटर्स को, मतदाताओं को धमकाया और कठोर शासन किया, उस व्यक्ति को एक ऐसी युवती की निर्मम हत्या ने सत्ता से बेदखल कर दिया, उसकी जड़ें उखाड़ कर फेंक दी। जो उसे भैया राजा को अपना परिवार की तरह मानती थी, उस पर भरोसा करती थी। भैया राजा का पतन सिर्फ एक अपराधी राजनेता का अंत नहीं था, बल्कि यह एक भयावह व्यवस्था के पतन का संकेत था, यानी कोलैप्स ऑफ हॉरिफिक, जो कास्ट यानी जाति संरक्षणवाद, पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड जस्टिस सिस्टम के तहत फल फूल रही थी। कभी जेल से चुनाव जीतने वाले किंग मेकर के रूप में प्रशंसित भैया राजा को अंततः उसके दुश्मनों ने नहीं, बल्कि उसके अपने पाप कर्मों ने ही परास्त कर दिया। वसुंधरा की हत्या ने सत्ता के दुरुपयोग और घिनौनी पारिवारिक साजिशों का पर्दाफाश किया।
हालांकि वसुंधरा को न्याय मिला, लेकिन उसकी आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम की कमियां आज भी अब भी बरकरार हैं। वसुंधरा बुंदेला की दुखद कहानी इस बात का एक भयावह एग्जाम्पल है, याद दिलाती है कि जब सत्ता पर नियंत्रण नहीं होता और जब विशेष अधिकारों यानी प्रिविलेजेस द्वारा भैया जी जैसे लोगों का मतलब प्रोटेक्शन मिलता है, तो ऐसे लोग क्या क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। कितने घिनौने और घटिया काम ये कर सकते हैं। अपनी मृत्यु के कुछ घंटे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखे हुए वसुंधरा के अंतिम शब्द थे, अपने पिछले रिश्तेदारों से मैंने ये सीखा कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात कह दी उसने। भैया राजा की कहानी सिर्फ एक आतंकी बाहुबली की गाथा नहीं थी, बल्कि ये उस सिस्टम की कहानी है जो ताकतवर लोगों को लंबे समय तक बचाए रखता है। दोस्तों, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है, भले ही देर से हो। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, तानाशाही अदालतों में नहीं खत्म होती। वो तब खत्म होती है जब हम तानाशाही को भूलने का साहस करते हैं। हम तानाशाह को एहसास दिलाना बंद कर दें कि वो तानाशाह है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही क्राइम मिस्ट्री सुनने के लिए जुड़े रहिए क्राइम फाइल्स भारत पर। अगर आपको ये कहानी मीनिंगफुल लगी, कुछ सीखने को मिला आपको इससे, कुछ आपको इसमें इंफॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और फिलहाल मुझको इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आपके लिए एक और क्राइम की केस स्टडी लेकर हाजिर होता हूँ। तब तक अपना और अपने घर वालों का, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।